Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. We are discussing 5th chapter of your book, that is the fundamental unit of life. This is 4th and final lecture of this chapter, in which we will discuss about lysosomes, ribosomes, mitochondria, plastids, centrosome and vacuoles. अभी तक हमने पढ़ लिया था डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म. आज हम शुरू करने वाले हैं लाइजोम्स. सो लेट्स स्टार्ट. लाइजोम, जैसा कि नाम से ही पता लगता है, लाइजोसोम्स मीन्स लाइसिस करने वाले वैक्यूल्स. लाइसिस क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना. तो लाइजोम्स ऐसे वैक्यूल हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, ताकि जो भी इसमें कंटेंट आए या ये एंजाइम किसी और वैक्यूल के, जैसे फूड वैक्यूल के कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर सके. इनको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं. आपको एक नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइड बैग. तो वहाँ पे उसका आंसर होगा लाइजोसोम्स. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दीज आर स्मॉल spherical vesicles covered by a single membrane which contain digestive enzymes for intracellular digestion and waste disposal. यानी ये ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनमें रहेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और जब भी मान लिया फॉर एग्जांपल कोई वैक्यूल है, उसमें फूड पार्टिकल है, ये वैक्यूल्स जिनमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जिसको लाइजोम कह रहे हैं हम, ये उसमें जाके फ्यूज़ हो जाएंगे, अपने एंजाइम उसमें डाल देंगे और उस वैक्यूल के कंटेंट को डाइजेस्ट कर देंगे. तो ये होते हैं लाइजोसोम्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स बिकॉज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. इनको हम डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इनको कहते हैं सुसाइड बैग्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए या 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए. दीज आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स बिकॉज इफ बस्ट कैन डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस, बाकी इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनली सारे हो गए. यहाँ पे मान लाइजोम भी हैं थोड़े छोटे छोटे. अब किसी कारण से मान लिया ये लाइजोम ब्रस्ट हो जाता है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, तो उससे क्या होगा? जो साथ के सेल ऑर्गेनली हैं सारे, ये उनको ही डाइजेस्ट कर देगा. यानी कि एक सेल डेड हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे लाइजोम के, वो अपने ही कंटेंट को खा जाएंगे. इसलिए इनको कहते हैं सुसाइड बैग्स. तो इसके फंक्शंस देखेंगे. इनके फंक्शन है फर्स्ट डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स. मान लिया किसी सेल के अंदर कोई एंटीजन घुस जाता है, एंटीजन यानी या पैथोजन मान लीजिए, जो उसमें बीमारी कॉज कर सकता है. तो जो लाइजोम है उसके कंटेंट उसे खा जाते हैं, जिससे वो एंटीजन हमारा मर जाएगा. तो डिफेंस में काम आ रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स के डिस्ट्रक्शन में काम आ रहा है. नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. हमने कहा फूड वैक्यूल क्या होता है? जब एक वैक्यूल में जिसमें फूड है उसमें लाइजोम आके फ्यूज कर जाएंगे और एक वैक्यूल बनाएंगे, उसे बोलेंगे फूड वैक्यूल. और लाइजोम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देगा. थर्ड है क्लीनिंग ऑफ सेलुलर एनवायरनमेंट, हेंस कॉल्ड सेलुलर स्कैवेंजर्स. मान लिया सेल में कई चीज़ें बनती हैं, कई बिगड़ती हैं, तो उससे जो उसका एक्सक्रीटरी मैटर होगा, जो उसको नहीं चाहिए, उसको ख़त्म करने का काम कौन करेगा? लाइजोम ही करेगा. ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से जो अनवांटेड चीज़ें हो जाएंगी सेल में, उनको ख़त्म कर देगा. इसलिए क्लीनिंग में भी हेल्प करता है. तो ये स्टोरी थी लाइजोम्स की. नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा. इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस ऑफ सेल, हम जानेंगे इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है. एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सारी की सारी एनर्जी हमारी बॉडी की, मोस्टली सारी एनर्जी
एटीपी के रूप में स्टोर होती है। अभी आप सोचेंगे कि एटीपी के रूप में स्टोर कैसे होती है, तो हमने कहा एडेनोसिन एक नाइट्रोजनस बेस है और उसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। और जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने के लिए एनर्जी चाहिए, वही एटीपी की एनर्जी होती है। मान लिया अगर ये फॉस्फेट यहाँ से अलग हो जाता है, तो जो इन 2 फॉस्फेट को इकट्ठा रखने के लिए, एसोसिएट करने के लिए एनर्जी लगी थी, वो रिलीज हो जाएगी और वही हमारी बॉडी में काम आ जाएगी। तो एटीपी अपने बॉन्ड्स में इस एनर्जी को स्टोर रखता है। एक एटीपी का जो मोल होता है उसमें लगभग 30.5 किलोजूल एनर्जी होती है। तो हमारी बॉडी को जब फूड डाइजेस्ट करेंगे एनर्जी तो बन जाएगी, लेकिन उसे बाद में यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को हमारी बॉडी को एटीपी के रूप में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि ज़रूरत के समय हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। देखते हैं डेफिनेशन। दीज आर सेलुलर ऑर्गेनेलिज ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, यानी जो मॉडर्न सेल हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है विच टेक्स पार्ट इन ए फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कॉल्ड क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल आप पढ़ेंगे 11th क्लास में कि क्रेब साइकिल ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिनकी हेल्प से एटीपी बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है क्रेब साइकिल करने में, जिससे उससे एटीपी बन जाते हैं। नेक्स्ट कुछ फीचर्स देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। मैमेलियन आरबीसी लैक माइटोकॉन्ड्रिया। जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल मैमल्स के, जैसे हम ह्यूमंस हैं, उनके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। या बात करें आरबीसी, जो हमारे आरबीसी हैं उनमें जो बड़े सेल ऑर्गनली होते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चाहे गोल्गी एपेरेटस है, वो कोई भी ऑर्गनली नहीं होगा। उसकी जगह उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, क्योंकि ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स को कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। एडिनोसिन ट्राई 3 फॉस्फेट। 9th में इंट्रोडक्शन होती है बड़े बड़े टॉपिक्स की, जो 11th में 12th में जाके एक्सपेंड हो जाते हैं। तो 9th से ही आपकी बेसिकली कंपटीशन की पढ़ाई शुरू हो जाती है। जो 9th में अच्छे से पढ़ जाता है उसके लिए 11th 12th बहुत ईजी हो जाती है, इसलिए 9th की पढ़ाई पे ध्यान दें। तो एटीपी होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। इनर फ्लूइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्रिस्टे। अब इस डायग्राम को देखें आप। इन्होंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन देखिए ये वाली, और सेकंड मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है ये अंदर वाली। अंदर की फोल्डेड मेम्ब्रेन को कहते हैं क्रिस्टे, जिसमें होती है ऑक्सीजोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल वही मॉलिक्यूल हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। इसकी इनर मेम्ब्रेन में इस तरह से ये धंसे रहते हैं, ऑक्सीजोम्स, जिन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, और यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने लेयर्स हैं? 2 आउटर लेयर्स होती हैं। इनर लेयर उसकी फोल्डेड होती है जिसे कहते हैं क्रिस्टे। फिर कंटेन ऑक्सीजोम्स, मैंने कहा ये वो पार्टिकल हैं जो एटीपी बनाने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ सेमी ऑटोनोमस? मतलब अपने डिसीजन लेने के लिए हम एक ऑर्गेनेल को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। और हमारे सेल में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। इससे ये अपने कुछ प्रोटीन्स अपने आप ही बना सकता है, यानी ये दूसरे ऑर्गेनेल्स के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं है अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, अपने एंजाइम्स बनाने के लिए। इसलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इसे फूड तो सेल से ही लेना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रोटीन ये खुद बना सकता है उस फूड का हेल्प करके। तो सेमी यानी आधा ऑटोमेटिक, अपना आधा काम खुद कर लेता है। बिकॉज हैव डीएनए एंड कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था जो सेमी ऑटोनोमस होता है, या हम जानते हैं, वो है प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, उससे वो भी सेमी ऑटोनोमस हो जाता है। हमारे सेल में 2 ही ऑर्गेनेल होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका डायग्राम देख लीजिए एक बार।
इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग कहते हैं क्रिस्टे, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन्स हो गई। मैट्रिक्स यानी इसके अंदर का स्पेस जिसमें लिक्विड भरा रहता है रिएक्शंस के लिए, और इंटरमीडिएटरी स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यानी 2 मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस, इसे कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के, फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, यानी फूड से यानी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाने का काम करेगा, एनर्जी बनाने का काम करेगा। आप सभी जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, सिंप्लीफाइड फूड ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि वहाँ से CO2, वाटर और एटीपी बन सके। रेस्पिरेशन का मेनली मकसद एटीपी बनाना ही होता है, और वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा है तो ये एनर्जी बनाने का, एटीपी बनाने का काम भी कर रहा है। इसके अलावा जैसे ही ये ब्रेक डाउन करता है क्रैब साइकिल में चीज़ों को, तो उसके ब्रेकडाउन से कुछ इंटरमीडिएट निकलते हैं, जैसे फैटी एसिड बनाने वाले इंटरमीडिएट, स्टेरॉयड बनाने वाले इंटरमीडिएट, अमीनो एसिड्स बनाने वाले, क्लोरोफिल बनाने वाले। यानी जो ब्रेक डाउन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसमें कुछ इंटरमीडिएट्स निकलते हैं, जो इंटरमीडिएट यानी कुछ ऐसे पार्टिकल निकलेंगे जो बड़े मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये थी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको हमने कहा पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एटीपी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है क्वेश्चन कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। हम एक्सरसाइज में डिस्कस भी करेंगे इसको। नेक्स्ट ऑर्गेनली है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं मेनली, दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनलीज, ये बड़े सेल ऑर्गेनली हैं जो प्लांट सेल में मिलते हैं, एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट सेल में मिलने वाले ऐसे ऑर्गेनली जो चीज़ों को स्टोर करने में या उनको सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिससे लीव्स हमारी ग्रीन हो जाती हैं। लेकिन क्लोरोफिल होता कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के पास, जो एक प्लास्टिड ही है। और यहाँ पे सिंथेसिस होता है किसका, फूड का। तो यानी ऐसा प्लास्टिड जो सिंथेसाइज कर रहा है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कि कुछ प्लास्टिड्स होते हैं, कुछ टाइप के प्लास्टिड्स जो स्टोर करने का काम भी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मेनली 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको यानी वाइट और कलरलेस। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स। जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं और ये स्टोरेज के काम करने में काम आते हैं। 3 तरह के होंगे। अगर स्टार्च स्टोर करेंगे, अगर स्टार्च को स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को, तो इन ल्यूकोप्लास्ट को करेंगे हम अमाइलोप्लास्ट। अगर ये प्रोटीन स्टोर करते हैं तो इन्हें कहेंगे हम एल्यूरोप्लास्ट। और अगर ये ऑयल लिपिड्स को स्टोर करेंगे उन्हें कहेंगे हम एलायोप्लास्ट। ये आपके बोर्ड में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम, अमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन स्टोरिंग को एल्यूरोप्लास्ट और ऑयल स्टोरिंग को एलायोप्लास्ट कहते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड थे जो स्टोरेज का काम करते हैं, चाहे वो स्टार्च स्टोरेज करें, प्रोटीन करें या ऑयल करें। सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड है हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोम यानी कलर, ऐसे प्लास्टिड जो कलर देने का काम करेंगे, लेकिन ग्रीन को छोड़ के। ग्रीन को हमने अलग कैटेगरी में रखा है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट यानी ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जो आपके फ्लावर्स को या फ्रूट्स को कलर देने का काम करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये भी मेनली स्टोरेज का काम ही करते हैं, या आपके पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि फ्लावर का कलर कहाँ से आएगा, क्रोमोप्लास्ट से आएगा। तो उन कलरफुल फ्लावर्स को देख के पॉलिनेटर्स हमारे फूल तक आते हैं, इससे पॉलिनेशन हमारी पॉसिबल हो पाती है। थर्ड टाइप के हमारे पास प्लास्टिड है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है जिसे हम कहते हैं किचन ऑफ सेल। आपने देखा, हमने लाइजोम का कहा सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा हमने पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट को हम बोलेंगे किचन ऑफ सेल। ये क्वेश्चन भी आता है, किचन ऑफ सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फूड बनता है। क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट की हेल्प से हम ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। दीज आर ग्रीन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट को इसका ग्रीन कलर देता है। ये इसी की हेल्प से हमारी लीव्स भी ग्रीन होती हैं। इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है और ये सेमी ऑटोनोमस होता है। कैसा होता है ये? सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है। डायग्राम देखेंगे इसका। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस देखिए। क्लोरोफिल पिगमेंट है ग्रीन कलर का, एक तरह से केमिकल होता है जो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, और क्लोरोप्लास्ट का कलर भी उस क्लोरोफिल की हेल्प से ग्रीन हो जाता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन है, देखिए 1 और 2 दो मेम्ब्रेन दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। ये तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये ढेर जैसे दिख रहे होंगे। ये इस पाइल में, हीप में आपको जो सिंगल यूनिट है, अगर मान लिया इसको हम एक मान लें, ये वाला, इसे कहेंगे थाइलाक्वाइड, कहेंगे हम थाइलाक्वाइड। इसी थाइलाक्वाइड के अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है, यानी लाइट रिएक्शन यानी सनलाइट की हेल्प से एटीपी बनाने का काम इसी थाइलाक्वाइड में होता है। इन थाइलाक्वाइड के ढेर को, ये पूरा हीप जो हो गया, इसको बोलेंगे हम ग्रैनम। थाइलाक्वाइड का ढेर यानी ग्रैनम। उसके बाद जो खाली स्पेस है, जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक खाली स्पेस, इस ग्रैनम को छोड़ के इसे कहेंगे हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन यानी जो एटीपी बने लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की, उन एटीपी की हेल्प से CO2 और H2O को कंबाइन करके फूड बनाना। हमने कहा जो फोटोसिंथेसिस है, आप ये 10th क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, कि जो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनते हैं ATP, NADPH, एनर्जी बनती है। लाइट रिएक्शन में जो ये है थाइलाक्वाइड, ये ग्रैनम, इसमें लाइट रिएक्शन हुई और ATP बन गई। अब ATP है, एनर्जी आ चुकी है, तो डार्क रिएक्शन में अब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की हेल्प से ATP का यूज करके इस स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा। और फूड क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जहां पे फोटोसिंथेसिस चलता है। एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है थाइलाक्वाइड में, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। अभी तक आपको यही पढ़ना है 9th क्लास में। 10th क्लास में जाएंगे तो और डिटेल में आएगा, 11th क्लास में जाएगा तो फुल डिटेल में आपको ये आ जाएगा। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। आपने देखा जो क्रोमोप्लास्ट थे वो फ्लावर और फ्रूट को कलर देते हैं, इससे पॉलिनेशन में हमें हेल्प मिलती है। फिर जो ल्यूकोप्लास्ट थे वो स्टोरेज में हेल्प कर रहे थे प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल की। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, और प्लास्टिड हेल्प करते हैं मेंटेनिंग CO2 एंड O2 बैलेंस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को जोड़ के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं प्लस O2, यानी CO2 का यूज कर रहे हैं, O2 निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। ये प्लांट्स को चाहिए, ये हमें चाहिए। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। हम ह्यूमंस, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे हमारी प्रकृति में, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स ये ऐसे सेल ऑर्गेनली हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्रीज। इस चैप्टर में से एक मार्क्स के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे हमने देखा था, लाइसोसोम को बोलते हैं हम सुसाइड बैग, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ सेल, न्यूक्लियस है मैनेजर ऑफ सेल, राइबोसोम होते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। These are small rounded bodies in cell which are site of protein synthesis. राइबोसोम से और क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि these are organelles which are found both in prokaryotes as well as eukaryotes. ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं। आप पढ़ेंगे जो हम सेल के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होगा
वो यूकैरियोट होता है, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई नहीं होगा वो प्रोकैरियोट होता है। तो राइबोसोम दोनों ही टाइप ऑफ सेल में मिलता है। इसकी एक और ख़ास बात है कि राइबोसोम के बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बनता है आरएनए और प्रोटीन से, जो किसी भी एनवेलप से ढके नहीं होते। दीज आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज। ठीक है, प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। इसके फंक्शन क्या होंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोजोम। अब देखेंगे हम सेंट्रोजोम के बारे में। जब भी एनिमल सेल में सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन यानी जब एक सेल से दो सेल बनाने हों, तो उस टाइम में एक ऑर्गेनेली काम आता है, इसको ना बोलते हैं हम सेंट्रोजोम। आपको बस इतना जानना है इस बार इस क्लास में कि सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में काम आता है। कैसे? क्योंकि इसके पास दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स। आपको एक बार बना के दिखाता हूं। अगर मान लिया ये सेल है, सेंट्रोजोम से दो सेंट्रियोल बनेंगे, इस तरह से सेंट्रियोल बनते हैं और ये स्पिंडल्स बनाते हैं। इस तरह से सेंट्रियोल्स के बनाएंगे, स्पिंडल्स यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आपके क्रोमोसोम को पुल करेगा दो पोल्स की ओर। ये स्पिंडल्स इससे अटैच होकर, क्रोमोसोम से अटैच होकर इनको पुल करते हैं दोनों पोल्स की ओर, जिससे हमारे क्रोमोसोम दो पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ये सेल अब डिवाइड हो सकता है। तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल के डिवीजन में हेल्प करता है विद हेल्प ऑफ इट्स सेंट्रियोल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल मेनली क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली जो स्टोरेज का काम करेंगे, चाहे वो गैस स्टोर करें, चाहे फूड स्टोर करें, चाहे लिक्विड स्टोर करें, उन्हें कहते हैं हम वैक्यूल्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है कि वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। These are membrane bound non-cytoplasmic sacs that contain non-living solid और liquid contents, जिसमें क्या होता है? मेनली सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन टाइप में: सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फर्स्ट देखेंगे हम सैप वैक्यूल के बारे में। जैसा कि नाम ही पता बता रहा है इसका, सैप वैक्यूल, जिसमें सैप होगा यानी इसमें न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, उसे कहेंगे हम सैप वैक्यूल। इसमें यानी लिक्विड फॉर्म में कंटेंट होते हैं। Fluid filled vacuoles occur both in plant as well as animal cells. These are small in animals and large in plants. Animals में small size के होंगे, plants में large size के होंगे। इनकी मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम टोनोप्लास्ट। फंक्शन क्या है? सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करना। अब टर्जिडिटी क्या होती है कि सेल एक तरह से क्या रहे? फूला हुआ रहे, टर्जिड रहे, उसे कहते हैं हम टर्जिडिटी। तो सैप वैक्यूल्स में कंटेंट रहेंगे ताकि हमारा सेल क्या रहे? टर्जिड रहे। एंड हेल्प इन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर सैप में मान लिया सॉल्ट रहा तो उससे क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक एंट्री या एग्जिट ऑफ वाटर हो सकता है। ऑस्मोसिस के हम बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल है फूड वैक्यूल। फूड जैसे कि नाम ही बता रहा है, ऐसा वैक्यूल जिसमें फूड पार्टिकल्स रहेंगे उसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल, और इसके साथ लाइजोम फ्यूज होते हैं। लाइजोम उस फूड वैक्यूल के फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, जिससे उसे सिंप्लीफाइड कंटेंट मिले सेल को अपने लाइफ चलाने के लिए। दीज आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फूड वैक्यूल कहाँ होंगे? मेनली एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं, जैसे कि अमीबा। आपने देखा होगा अमीबा अपने स्यूडोपोडे की हेल्प से फूड को अंदर ले जाता है। इस तरह मान लीजिए फूड पार्टिकल है, इसके जो मेम्ब्रेन होगी वो उसको घेर लेगी चारों तरफ से इस तरह से, फिर अंदर ले जाएगी उस फूड को। इस फूड वैक्यूल में अब क्या हो जाएगा? लाइजोम्स आके फ्यूज करेंगे और इस फूड को हम डाइजेस्ट करवा देंगे। ऐसा होता है एक सेल वाले ऑर्गेनेली में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी इनमें हमारे पास क्या होता है? कुछ सॉल्ट कंसंट्रेशन रहती है। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक सॉल्टी एनवायरनमेंट में जीना है, फॉर एग्जांपल अगर ये अमीबा रहता है समुद्र में, तो क्या होगा? समुद्र में नमक ज़्यादा होता है, सॉल्ट ज़्यादा होगा। अब सॉल्ट यानी यहाँ पे कैसी कंडीशन है? हाइपरटोनिक कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा? अमीबा की जो हाइपोटोनिक कंडीशन है वहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे अमीबा मर सकता है। तो क्या करेगा अमीबा? अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने वैक्यूल्स में सॉल्ट रखेगा,
ताकि इसका जो अपना बॉडी है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन इसके एनवायरनमेंट के जैसा रहे, ताकि पानी बाहर या अंदर ना आ सके। तो ये काम है मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जैसे अमीबा में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। तो ये कहानी थी आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, जहाँ हमने देखा सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में। आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, बड़ी क्लासेस में आपको इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आप। अब जो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं 3 नंबर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला डिफरेंस होगा उसकी सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बच्चे करते हैं क्लोरोफिल को टिक करते हैं कि प्लांट सेल ग्रीन होता है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल कर देंगे वहाँ पे। लेकिन जो फर्स्ट मेन डिफरेंस है वो है सेल वॉल का, कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। फिर सेकंड आएगा प्लास्टिड। प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट और बाकी तरह के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते। सेंट्रोजोम हमने भी पढ़ा था, सेल डिवीजन में जो काम आ रहा है, वो प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स की बात करें, जो स्टोरेज का काम कर रहे हैं लिक्विड या किसी फूड का, तो वो प्लांट सेल में लार्ज होता है, सिंगल होगा। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है। अब साइड में क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है, तो वैक्यूल बहुत सारी जगह घेर लेता है, इससे न्यूक्लियस हमारा साइड में चला जाता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। रिजिडिटी यानी हार्डनेस इसमें क्योंकि सेल वॉल होती है तो ये हार्ड होता है, अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो अपनी शेप चेंज कर सकता है। गोल्गी एपरेटस हमने पढ़ा था, एक सिंगल यूनिट की तरह होता है, किसमें? एनिमल सेल में सिंगल कॉम्प्लेक्स यूनिट। लेकिन प्लांट सेल में इसकी सब यूनिट बन जाती हैं, इसको कहते हैं हम डिक्टायोसोम्स। प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, एनिमल सेल का साइज स्मॉल होगा। फूड की बात करें तो प्लांट सेल में स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्लांट सेल में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल सेल में स्टोर्ड फूड होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये डिफरेंस था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। कुछ ऐसे ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली कहते हैं राइबोसोम को, लार्जेस्ट ऑर्गेनली है प्लास्टिड, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास न्यूक्लियस। ये जीके के लिए याद रखें ऐसे ही। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर, इसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में जाना, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, सेल के सभी ऑर्गेनलीज के बारे में जाना। ये एक बेसिक आइडिया था, 9th क्लास से ही शुरुआत होती है बेसिक की। बड़ी क्लासेस में आप जैसे 11th क्लास में हर एक ऑर्गेनली को डिटेल में पढ़ेंगे और सेल को अच्छे से जान पाएंगे। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन सभी नोट्स को कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए, और इसी तरह अच्छे से घर बैठ के पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।